एक बार पुनः स्वागत करते हुए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कुछ बिंदु निर्धारित किए थे जिनका रिवीजन करना था, जिसमें से कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी। हमारा जो बिंदु चल रहा था वो चल रहा था जनित्र के भाग, जनित्र के भाग, जिसमें हमने बॉडी, चुंबकीय फील्ड को स्थापित करने वाली कुंडली या जिसे हमने कहा क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर को पढ़ा था। आगे अब हम जिस बिंदु को पढ़ेंगे या जिस भाग को पढ़ेंगे वो हो जाएगा कम्यूटेटर। हम कम्यूटेटर से प्रारंभ करते हैं। कम्यूटेटर एक प्रकार का दिक् परिवर्तक होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आर्मेचर में उत्पन्न हुई जो चुंबकीय शक्ति होती है या जनरेटर के द्वारा या जनित्र के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, वह विद्युत वाहक बल सबसे पहले यदि कहीं पहुंचता है तो कम्यूटेटर पर। क्यों? क्योंकि आर्मेचर की जो कुंडलियां होती हैं वे कुंडलियां कम्यूटेटर से जुड़ी होती हैं, तो आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कम्यूटेटर पर प्रवाहित होता है। और कम्यूटेटर जो भी चीज या जो भी यूनिट कम्यूटेटर पर आती है उसे परिवर्तित करके आउटपुट देने का कार्य करता है, अर्थात मशीन से या जनित्र से बाहर टर्मिनल बॉक्स पर पहुंचाने का कार्य करता है, कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जो टर्मिनल बॉक्स तक पहुंचता है। अब कन्वर्ट कैसे करता है या दिक् परिवर्तक जो बोल रहे हैं, अर्थात दिशा परिवर्तन करने की बात जो है वो कैसे होती है, हमने आपको बताया था कि हम कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। उस कार्यप्रणाली में हम लोग स्प्लिट रिंग मेथड और स्लिप रिंग मेथड की बात करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ बताई जाएगी कि दिक् परिवर्तक होता कैसे है। कम्यूटेटर को हम विस्तार से देखते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जनित्र का। ये हमने आपको बताया कि दिक् परिवर्तक होता है, और संरचना की बात अगर करें तो ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, कठोर तांबे की पत्तियों से बनाया गया रहता है। अब पत्तियों से मतलब बहुत अधिक संख्या होती है पत्तियों की, 1 2 3 4 नहीं गिन सकते हम, पत्तियों की संख्या अधिक होती है। ये निर्भर करता है आर्मेचर कुंडली के ऊपर। पत्तियां अलग अलग तो होती हैं, कुंडली के अलग अलग सिरों से जुड़ी भी होती हैं। बस संरचना में या स्थापना में 2 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं कि ये शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है, तो स्टड पर जो भी चुंबक वाहक विद्युत वाहक बल पहुंचता है वह हमारे शाफ्ट पर ना पहुंचे या शाफ्ट से संपर्क ना स्थापित कर सके, इसलिए बैकेलाइट पदार्थ अर्थात अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। ये शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट होता है और इसी पर पत्तियां स्थापित होती हैं, जिसे हम बोल रहे हैं कि कठोर तांबे की बनी होती है। पत्तियां इसी तरह से स्थापित की जाती हैं, जो आपस में भी पृथक होती हैं, अलग अलग रहती हैं, और रोटर से भी क्या कहते हैं, शाफ्ट से भी अचालक पदार्थ से पृथक की जाती हैं। ये इस तरह से पत्तियां हो गई हैं जो रखी जाती हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि बीच का ये जो खाली स्थान है
ये जो बीच का खाली स्थान है, यहाँ पर बैकेलाइट नामक अचालक पदार्थ को लगाया जाता है, जो इन तांबे की पत्तियों को सॉफ्ट से पृथक करने का कार्य करता है। ये और आवश्यक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब विद्युत प्रवाहित होगी तो यह यदि सॉफ्ट से कनेक्ट रहेगा, सॉफ्ट से जुड़ा रहेगा या सॉफ्ट से संपर्क स्थापित किए रहेगा, तो सॉफ्ट में भी विद्युत वाहक बल का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि यदि सॉफ्ट में प्रवाहित हुआ तो सॉफ्ट से बियरिंग पर आएगी, बियरिंग से बॉडी में आएगी, और बॉडी यदि किसी भी बॉडी से कोई भी व्यक्ति या कोई भी चालक संपर्क स्थापित करेगा तो उसमें धारा प्रवाह संपन्न हो जाता है। इसलिए इस पत्ती को, जो कठोर तांबे की पत्ती होती है, इसे सॉफ्ट पर स्थापित करने के लिए सबसे पहले सॉफ्ट के ऊपर हम बैकेलाइट नामक अचालक पदार्थ को स्थापित करते हैं। पुनः पत्तियों को लगाने के बाद जो पत्तियों के बीच में गैप होता है, खाली स्थान आप देख रहे हैं, ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर अभ्रक भर दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का अचालक पदार्थ ही है, अभ्रक भी अचालक पदार्थ है। अब अभ्रक इसलिए भरा जाता है यहाँ पर कि ये दोनों पत्तियाँ आपस में जुड़े ना, दोनों पत्तियाँ आपस में ना जुड़े। मतलब एक बार यहाँ से समझिए कि जैसे ये एक कुंडली है आर्मेचर पर, ये एक कुंडली आर्मेचर पर स्थापित की गई है आर्मेचर की, तो दोनों सिरे आपस में स्टड से जुड़े होंगे, और यदि ये दोनों पत्तियाँ भी आपस में जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल निष्क्रिय हो जाएगा, ये किसी का कार्य के लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर दोनों चालकों पत्तियों के बीच में अचालक पदार्थ अर्थात अभ्रक नामक के अचालक पदार्थ को भरा जाता है। एक बार फिर से, कम्यूटेटर यह एक प्रकार का दिक् परिवर्तक होता है जो जनित्र के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को एसी या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती प्रकृति को दिष्ट प्रकृति में बदलने का कार्य करता है। इसकी संरचना में रोटर पर शाफ्ट पर सबसे पहले हम बैकेलाइट को स्थापित करते हैं। बैकेलाइट के ऊपर तांबे की कठोर पत्तियों को रखा जाता है कि ये जो तांबे की कठोर पत्तियां हैं ये आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित ना कर सकें। हमने अभी बताया कि यदि दोनों पत्तियां ये आपस में संपर्क स्थापित कर लेती हैं तो उस कुंडली के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो हमारे कार्य योग्य नहीं रहेगा, अर्थात उस कुंडली से उत्पन्न विद्युत वाहक बल आउटपुट नहीं हो पाएगा, मशीन से बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि जो आपका शाफ्ट है, यहाँ पर जो शाफ्ट लगा हुआ है, इस शाफ्ट से भी हमें इन पत्तियों को पृथक रखना है, जिसके लिए हमने बताया कि यहाँ पर बैकेलाइट को रखा जाता है, जिसके लिए बैकेलाइट रखा जाता है। अब बैकेलाइट रखने के कारण ये तांबे की कठोर पत्ती शाफ्ट से भी पृथक हो जाती है। शाफ्ट से पृथक हो जाने पर जो भी विद्युत वाहक बल हमारे इन पत्तियों पर या इन स्टड पर पहुंचता है वह पूरी तरह से ब्रश या हम कह सकते हैं कि कार्बन ब्रश के माध्यम से टर्मिनल बॉक्स तक पहुंचाया जाता है। ये रहा आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के बाद अभी हमने नाम लिया कार्बन ब्रश, तो उसको देख लेते हैं। कम्यूटेटर के बाद कार्बन ब्रश, या लिख सकते हैं ब्रश तथा ब्रश होल्डर। ये आपको आपकी पुस्तक में एक ही भाग के नाम से बताया गया है, क्योंकि जो ब्रश होता है वो उसी होल्डर में ही स्थापित करके कम्यूटेटर से संपर्क स्थापित करवाने का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम होल्डर को देख लेते हैं, क्योंकि ब्रश का डेफिनेशन या ब्रश का वर्गीकरण करने में समय लगेगा, तो सबसे पहले हम होल्डर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ब्रश होल्डर। होल्डर मतलब किसी भी पार्ट को
एक स्थान पर स्थिर रखने वाला या पकड़कर स्थिर रखने का कार्य करने वाला जो भी भाग होता है वो एक तरह से होल्डर ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रश है ये इसी होल्डर में ही रखा जाता है एक निश्चित दाब के साथ में। एक निश्चित दाब के साथ में इसलिए रखा जाता है कि जो प्रेशर हो, जो दाब हो ब्रश पर, वह इसलिए रखा जाता है कि वह आपके कम्यूटेटर से हर समय संपर्क स्थापित किया रहे। इसलिए ब्रश पर हल्का सा प्रेशर दिया जाता है स्प्रिंग के द्वारा। आप पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। स्पाइरल स्प्रिंग होती है जो ब्रश पर एक निर्धारित और निश्चित दाब को आरोपित करने का कार्य करती है, जिससे ब्रश कम्यूटेटर से हर समय संपर्क स्थापित किए रहे। आइए ब्रश पर चलते हैं। ब्रश ये कार्बन का बना होता है। आमतौर पर कार्बन का ही बनाया जाता है, लेकिन जब बड़ी मशीनों की बात आती है या अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली मशीनों की बात आती है तो इसी कार्बन में एक चालक पदार्थ मिला दिया जाता है, अर्थात तांबे का मिश्रण कर दिया जाता है, जिससे ब्रश की मजबूती थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी यदि कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली मशीन है तो वहां पर कार्बन का ही प्रयोग किया जाएगा, इसमें किसी भी चालक पदार्थ का मिश्रण नहीं किया जाता। बात आती है कि कार्बन का ही क्यों बनाया जाता है, ये भी देख लेते हैं। कार्बन में कुछ गुण ऐसे पाए जाते हैं जो अन्य पदार्थों की अपेक्षा इस कार्य के लिए अच्छे होते हैं। तो वही चीज हम समझेंगे। सबसे पहले कार्बन, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये नर्म पदार्थ होता है। क्या होता है? ये पदार्थ बहुत नर्म होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि यह स्वयं तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, किंतु किसी अन्य पार्ट को क्षतिग्रस्त करने का कार्य नहीं करता। इसीलिए कार्बन का ही उपयोग किया जाता है। और जब हमने बताया अभी कि तांबे का मिश्रण किया जाएगा, उसमें भी कार्बन होता है, लेकिन तांबे का मिश्रण किया जाता है किसमें? कार्बन में। ऐसा नहीं है कि तांबे में कार्बन का मिश्रण किया जाता है, नहीं, कार्बन में तांबे का मिश्रण किया जाता है, अर्थात जो चालक पदार्थ प्रयोग किया जा रहा है उसकी मात्रा बहुत कम होगी, केवल थोड़ी सी ब्रश की कठोरता बढ़ाने के लिए की जाती है। तो थोड़ी सी कठोरता बढ़ाई जाएगी, अर्थात चालक पदार्थ अर्थात तांबा बहुत कम मात्रा में मिश्रित किया जाएगा। तो उस समय भी इसकी जो सॉफ्टनेस होती है, जो नम्रता होती है, वह अधिक मात्रा में नहीं बढ़ती। फिर भी ये इसीलिए ये हमारे लिए उपयोगी होता है। पहले चीज तो नर्म हो गया, और दूसरी बात जो आती है ये ऑक्सीकृत नहीं होता। देखिए दूसरा गुण, कार्बन में ऑक्सीकरण नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात, क्योंकि यदि ऑक्सीकरण होगा तो वहाँ पर धूल मिट्टी डस्ट जो भी वायुमंडल की ऐसी वस्तु चीज़ें हैं जो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी, या पहुँचेंगी भी तो इस कार्बन नामक पदार्थ पर एकत्रित नहीं हो पाएंगे। तीसरा गुण प्रतिरोध। आप लोग पढ़े होंगे जितने भी चालक पदार्थ आपको बताए गए हैं, उन सभी चालक पदार्थों में यदि किसी पदार्थ का सबसे अधिक प्रतिरोध बताया गया है तो वह कार्बन का है। अब बात यहाँ पर ये उठती है, सवाल ये उठता है कि जब प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा प्रवाह का मान कम हो जाएगा, और ये सही भी है। लेकिन हमने बताया कि ये
कार्बन उपयोगी इसलिए है क्योंकि इसके ये सारे गुण हैं। जिसमें प्रतिरोध की बात की गई है, ये नहीं बताया गया कि प्रतिरोध अधिक होगा। यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि जब कम्यूटेटर घूमता है, अर्थात शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट के साथ में कम्यूटेटर घूमेगा, तो कम्यूटेटर और कार्बन आपस में संपर्क स्थापित करते हैं तो कार्बन में ऊष्मा उत्पन्न होगी, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी। और एक यही ऐसा पदार्थ है जो गर्म होने पर अपने प्रतिरोध के मान को निम्न करने का कार्य करता है। कार्बन ही एक ऐसा पदार्थ है जो गर्म होने पर अपने प्रतिरोध को कम करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर एक गुण ये भी हो गया कि जब प्रतिरोध गर्म होगा, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी, और प्रतिरोध गर्म होगा तो कार्बन गर्म होगा, तो वह कार्बन या वह ब्रश अपने प्रतिरोध के मान को निम्न कर लेगा, और जब प्रतिरोध का मान निम्न हो जाएगा तब वहाँ पर धारा सुचारू रूप से प्रवाहित हो सकेगी। तीसरी बात, तापमान। प्रतिरोध उच्च तापमान सहन करने की शक्ति रखता है। प्रतिरोध उच्च तापमान सहन करने की शक्ति रखता है। यहाँ पर जो कार्बन ब्रश की बात की जाती है वो 4 से 6 एम्पियर 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से तापमान सह सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि 4 से 6 एम्पियर की जो धारा होती है, उस धारा के कारण चालक पदार्थ में उत्पन्न होने वाली जो भी ऊष्मा होती है, जितना भी उसका मान होगा, उस मान को सहन करने का गुण कार्बन ब्रश रखता है। इसीलिए कार्बन का ही ब्रश प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य पदार्थ का नहीं। ये कार्बन का गुण हो गया, ब्रश तथा ब्रश होल्डर हो गया। ब्रश मतलब कार्बन ब्रश, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर परिभाषा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटर पर उपस्थित विद्युत वाहक बल को टर्मिनल बॉक्स तक पहुंचाने के लिए कम्यूटेटर से संपर्क स्थापित करने वाला भाग होता है, जो विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से लेकर टर्मिनल बॉक्स तक किसी चालक के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करता है। होल्डर ब्रश को एक स्थान पर स्थिर रखने वाला पार्ट ब्रश होल्डर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने अभी बताया आपको कि दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर पढ़ा था आपने। दिक् परिवर्तक मतलब दिशा को परिवर्तित करने वाला, तो हमने उस समय बताया था आपको कि हम कार्यप्रणाली जब पढ़ेंगे तो कार्यप्रणाली के समय हम ये समझ सकेंगे कि दिक् परिवर्तक क्या कार्य करता है, या क्यों इसे, या ये कह सकते हैं कि किस कार्य को करने के कारण इसे दिक् परिवर्तक बोला जाता है। देखिए, कार्यप्रणाली सबसे पहली चीज तो हम ये समझेंगे कि जनित्र जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अर्थात ये जो भी कार्य करेगा, जिस तरह से भी कार्य करना प्रारंभ करेगा, उसमें यांत्रिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। बिना यांत्रिक ऊर्जा के जनित्र कार्य नहीं कर सकता। अर्थात किसी एक भाग को, चाहे वो चुंबकीय फील्ड हो या आर्मेचर हो, दोनों में से किसी एक भाग को घुमाने के लिए, मूव करवाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम कार्यप्रणाली को अगर समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि
जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम चालक को जब घुमाते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का परिवर्तन होता है या छेदन होता है, जिसके फलस्वरूप चालक में अर्थात आर्मेचर में विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि जब हम चालक को 180 अंश घुमा लेते हैं, चालक को 180 अंश के कोण तक घुमा लेते हैं, तो वो चालक जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनके परिवर्तन की दिशा को बदल देता है। जैसे देखिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं A, B, C और D। दो लूप खंड हमारे पास हैं, एक है A, B और दूसरा है C, D। हमने चालक की बात किया है, लूप खंड की बात हमने नहीं किया। हम चालक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लूप खंड आपका दो लूप खंड है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि हमारे पास दो चालक है। दो लूप खंड है तो दो चालक हैं। चालक में क्या बोला गया कि जब चालक 180 अंश घूम जाता है तो उसके द्वारा परिवर्तित होने वाली चुंबकीय बल रेखा की दिशा बदल जाती है। प्रारंभिक स्थिति में चालक नॉर्थ पोल के संपर्क में है या AB लूप खंड नॉर्थ पोल के संपर्क में है, तो यहाँ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिच्छेदन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। जैसे ही 180 अंश घूमेगा ये चालक, अर्थात AB लूप खंड यहाँ पहुँच जाएगा। जब 180 अंश घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचेगा तो साउथ के पास उपस्थित चुंबकीय बल रेखाओं का परिवर्तन करेगा। मतलब यदि हम इसे धनात्मक मानते हैं और इसे ऋणात्मक मानते हैं, तो प्रारंभिक स्थिति में यही लूप खंड A धनात्मक चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिच्छेदन कर रहा है, या चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करने से, परिवर्तन करने से जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है वो धनात्मक के रूप में कर रहा है। साउथ के पास पहुंचने पर वो दिशा बदल देगा, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक में पहुंच जाएगा या ऋणात्मक में बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है कि जनित्र के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का। और प्रत्यावर्ती का सिंबल आपको बताया गया है ये इस तरह से, अर्थात 180 अंश तक, 0 से 180 अंश तक धनात्मक और 180 अंश के बाद 360 अंश तक ऋणात्मक। ये दो चीजें, मतलब परिवर्तन हो रहा है ना। यहाँ पर एक बार धनात्मक, दूसरी बार ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, यही क्रिया हमेशा चल रही है। तो प्रत्यावर्ती प्रकार का विद्युत वाहक बल जनित्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब किस तरह से या किस प्रकृति का हमें आउटपुट मिलता है, ये AC है या DC है, इस चीज को जानने के लिए हम अगले बिंदु पर पहुंचते हैं, जो जिसको हमने बताया था आपसे कि स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग, या ये भी कह सकते हैं कि जनित्र से प्राप्त होने वाली विद्युत वाहक बल AC है या DC है, ये निर्भर करता है आउटपुट लेने वाली युक्ति पर या आउटपुट देने वाली युक्ति पर। तो दो युक्तियां हैं, हमने आपको बताया था, एक स्लिप रिंग और दूसरा स्प्लिट रिंग। सबसे पहले देखते हैं स्लिप रिंग।
सबसे पहले स्लिप रिंग। देखिए यहाँ पर बोल रहा है रिंग मतलब गोलाकार आकृति हो जाएगी, और स्लिप ऐसी गोलाकार आकृति जिस पे फिसलन हो सके, ऐसी गोलाकार आकृति या ऐसे पदार्थ की आकृति गोलाकार हो जिस पर फिसलन की क्रिया हो सके। तो गोलाकार आकृति स्लिप रिंग, यहाँ पे समझ लीजिए स्लिप रिंग की आकृति जो होती है ये गोलाकार होती है। स्लिप रिंग की आकृति गोलाकार होती है, और ये जो होता है स्लिप रिंग आपका ये चालक पदार्थ होता है, और चालक पदार्थ होने के साथ साथ यह ऐसे इसकी संरचना की जाती है कि कार्बन ब्रश इस पर आसानी से फिसल सके या इससे संपर्क स्थापित रख सके हर समय, क्योंकि यहाँ इसी स्लिप रिंग पर ही आर्मेचर कुंडली के जो सिरे होते हैं वो इसी स्लिप रिंग से ही जुड़े होते हैं। जब आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो आर्मेचर कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सिरों के माध्यम से इसी स्लिप रिंग पर ही प्रवाहित होता है, और यहाँ से ब्रश के माध्यम से हम उसे बाहर लेने का कार्य करते हैं। तो स्लिप रिंग मेथड में हम देखते हैं एक बार फिर से एक डायग्राम। देखिए ये दो स्लिप रिंग लगे हुए हैं, और इसी स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश हर समय संपर्क स्थापित करते हुए रहता है। दो कार्बन ब्रश एक परिपथ बना लेते हैं, जहाँ से हम ये स्पष्ट कर सकें कि किस प्रकार का विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए छोड़िए, ऐसे ही देखते हैं। यहाँ पर दो कार्बन ब्रश, एक हो जाएगा आपका कार्बन ब्रश ए और दूसरा हो जाएगा कार्बन ब्रश बी। दो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं दोनों स्लिप रिंग पर। अब समझने का प्रयास करिए कि यदि हम प्राइम मूवर की सहायता से इस लूप खंड को घुमाने का प्रयास करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में लूप खंड ए और बी कहाँ पर है? नॉर्थ पोल के संपर्क में है, अर्थात यहाँ की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनके परिवर्तन से कार्बन ब्रश ए को धनात्मक विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल इस लूप खंड में उत्पन्न होगा वो धनात्मक होगा। और लूप खंड अभी नाम तो नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी उठा के नाम उधर चेंज करना पड़ेगा हमें, तो लिख लेते हैं। चलिए ए बी सी और डी दो लूप खंड हैं। अभी प्रारंभिक अवस्था में लूप खंड ए और बी की बात की जाए तो नॉर्थ पोल के संपर्क में होने से नॉर्थ पोल की जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं यदि उनका परिवर्तन इस लूप खंड के द्वारा किया जाएगा तो इस लूप खंड में विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी जो धनात्मक प्रकृति की होगी। हमने यहाँ पर लिख दिया धनात्मक। सेम वही क्रिया साउथ पोल के संपर्क में
सी और डी से होगी। साउथ पोल के संपर्क में साउथ पोल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं यदि चालक या लूपखंड से परिवर्तित होंगी तो वहां पर उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल ऋणात्मक प्रवृत्ति का होगा या ऋणात्मक प्रकृति का होगा। हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक कार्बन ब्रश पर धनात्मक और दूसरे कार्बन ब्रश पर ऋणात्मक। अभी की जो कंडीशन है वह केवल एक स्थिति की है, लेकिन हमने बताया कि जब लूपखंड 180 अंश घूम जाता है, जब लूपखंड 180 अंश घूम जाता है तो फ्लक्स परिवर्तन की दिशा बदल जाती है। फ्लक्स परिवर्तन की दिशा बदल जाती है। लूपखंड को 180 अंश घुमाने पर, देखिए लूपखंड को हम बदल ले रहे हैं। अब लूपखंड ए यहाँ और बी यहाँ, ठीक, और लूपखंड सी यहाँ और डी यहाँ। जब लूपखंड बदलेगा तो कार्बन ब्रश का नाम भी बदल जाएगा, क्योंकि कार्बन ब्रश तो स्थिर है, बदलेगा है नहीं यहाँ से वो। अब ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। समझने का प्रयास करें कि पहली अवस्था में हमको क्या मिला था, ए और बी दो ब्रश हैं। पहली अवस्था में हमको मिला था ए पर धनात्मक और बी पर ऋणात्मक। दूसरी अवस्था जब 180 अंश घूम गया लूपखंड तो सी और डी अर्थात कार्बन ब्रश बी पर क्या मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है, और ए पर क्या मिल रहा है, ऋणात्मक मिल रहा है। अर्थात यहाँ से जो भी विद्युत वाहक बल हम प्राप्त करेंगे ब्रश के माध्यम से वो प्रत्यावर्ती प्रकार का होगा, अर्थात एसी प्रकार का होगा। यहां पर यह सिद्ध होता है कि स्लिप रिंग के द्वारा यदि जनित्र में स्लिप रिंग का प्रयोग किया गया है आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए नहीं, यदि जनित्र में आउटपुट के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है तो हमें उस जनित्र से एसी प्रकृति की विद्युत वाहक बल प्राप्त होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की प्राप्ति होती है। आगे बढ़े, स्प्लिट रिंग। दूसरा पॉइंट हमारा है स्प्लिट रिंग। अब यहीं पर समझना है, हमने स्लिप रिंग को बताया था कि इसकी आकृति गोलाकार होती है, यह कहलाता है स्लिप रिंग। अब हम पढ़ रहे हैं स्प्लिट रिंग। बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि जो स्लिप रिंग प्रयोग किया जा रहा था उसी स्लिप रिंग को, एक स्लिप रिंग को दो भाग में बांट दिया गया। एक स्लिप रिंग को दो भाग में बांट दिया गया। जब ये स्लिप रिंग दो भाग में बंट गया तो यही कहलाने लगा स्प्लिट रिंग, इसी को हम स्प्लिट रिंग कहने लगे। चलिए यहां पर देख लेते हैं, हमने एक स्लिप रिंग को बनाया, और इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया इस तरह से। अब ये हो गया स्प्लिट रिंग, और दोनों लूपखंड के जो सिरे हैं या कुंडली के जो दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों को हमने दोनों स्प्लिट रिंग से जोड़ दिया, दोनों स्प्लिट रिंग से जोड़ दिया। यहां भी वही प्रक्रिया कि कार्बन ब्रश दो रहेंगे, कार्बन ब्रश ए और कार्बन ब्रश बी, दो कार्बन ब्रश ए और बी। कार्बन ब्रश ए और कार्बन ब्रश बी। अब यहां से जो हमें आउटपुट मिलेगा उसी पर हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार का आउटपुट मिलता है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ की सारी प्रक्रियाएं सेम हैं जो बताया गया आपको कि जनित्र से प्राप्त होने वाली विद्युत किस
प्रकृति की है यह निर्भर करता है आउटपुट लेने वाली युक्ति पर। ये आउटपुट लेने वाली युक्ति पर निर्भर करता है, अर्थात यहाँ की किसी भी प्रकार से कोई संरचना परिवर्तित नहीं होगी और कोई भी क्रियाविधि परिवर्तित नहीं होगी। हमें परिवर्तन करना है तो केवल यहाँ पर करना है जो आउटपुट लेने वाली युक्ति है। तो सारी प्रक्रियाएं वही हैं, लूपखंड ए बी, लूपखंड सी डी। यहाँ भी वही होगा कि जब लूपखंड 180 अंश घूमेगा तो उस लूपखंड के द्वारा परिवर्तित होने वाले फ्लक्स की दिशा बदल जाएगी। कंडीशन यहाँ भी वही है, बस अंतर क्या है, हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग लगा दिया। अब देखिए, जब नॉर्थ पोल के संपर्क में ये है तो यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, धनात्मक, और साउथ पोल के संपर्क में है तो ऋणात्मक मिल रहा है। हम जैसे ही इसको घुमाएंगे 180 अंश जैसे ही घुमाएंगे तो यहाँ पर लूपखंड बदल जाएगा, लूपखंड बदल जाएगा। ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। लूपखंड बदला, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्प्लिट रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों स्प्लिट रिंग घूम जाएंगे, ये बदल जाएंगे इस तरह से। ब्रश अपने स्थान पर स्थिर है, ब्रश अपने स्थान पर स्थिर है, केवल स्प्लिट रिंग इसी लूपखंड के साथ में परिवर्तित हो जा रहा है। इधर का लूपखंड स्प्लिट रिंग इस तरफ और इधर का स्प्लिट रिंग इस तरफ। कार्बन ब्रश वही है, कार्बन ब्रश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखते हैं, जब सी और डी नॉर्थ पोल के संपर्क में आया तो स्प्लिट रिंग भी तो बदल गया है। स्प्लिट रिंग बदलने के कारण यहाँ पर अभी भी धनात्मक वैद्युतिक शक्ति मिल रही है और यहाँ पर इस समय भी ऋणात्मक मिल रही है। अर्थात यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि जब स्प्लिट रिंग का प्रयोग किया जाता है तो स्प्लिट रिंग में प्रयोग किए जाने वाले दो ब्रश ए तथा बी, यहाँ पर यह निर्धारित है या निश्चित है कि सदैव कार्बन ब्रश ए पर धनात्मक मान और कार्बन ब्रश बी पर ऋणात्मक मान ही प्राप्त होगा, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब हमें दोनों सिरों पर अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, एक पर धनात्मक मिल रहा है और दूसरे पर ऋणात्मक मिल रहा है, तो यहाँ की प्रकृति आपकी हो जाएगी डीसी प्रकार की, अर्थात दिष्ट धारा की प्राप्ति होगी। स्लिप रिंग से एसी और स्प्लिट रिंग से डीसी। बताया गया था, कार्यप्रणाली में बताए कि जनित्र के द्वारा हमें प्राप्त होने वाली जो वैद्युतिक शक्ति है वह किस प्रकृति की है, प्रत्यावर्ती है या दिष्ट है, ये निर्भर करेगा आउटपुट लेने वाली युक्ति पर। तो आउटपुट लेने वाली युक्तियाँ दो, एक स्लिप रिंग और दूसरी स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग का प्रयोग किया गया है तो एसी मिल रहा है, स्प्लिट रिंग का प्रयोग किया गया तो डीसी मिल रहा है। ये इसकी कार्य प्रणाली होती है। ये सारी चीज़ें कार्य प्रणाली के अंतर्गत ही आती हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं। आज प्रयास यही रहेगा कि इस चैप्टर का रिवीजन पूरा हो जाए। चलिए, हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा भूल गए बताना, बता देते हैं। जो स्प्लिट रिंग आपने देखा, जब एक स्लिप रिंग को दो भाग में डिवाइड किया जाएगा या दो भाग में बांटा जाएगा तो वो स्प्लिट रिंग कहलाएगा। लेकिन यदि स्प्लिट रिंगों की संख्या अधिक मात्रा में हो जाती है, स्प्लिट रिंगों की संख्या जब अधिक मात्रा में हो जाती है और उसे यदि शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है तो वही स्थापना के बाद जो पार्ट तैयार होता है वही कहलाता है कम्यूटेटर, जिसे हमने दिक् परिवर्तक पढ़ा था, जिसको हमने दिक् परिवर्तक पढ़ा था। अर्थात जब केवल एक कुंडली रखी है तो दो स्प्लिट रिंग और 10 कुंडलियां हो जाएंगी, तो उसी कुंडली के आधार पर स्प्लिट रिंगों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब संख्या बढ़ेगी तो ये शाफ्ट पर एक बेलनाकार आकृति में स्थापित किए जाएंगे, बेलनाकार आकृति में स्थापित किए जाएंगे, तब वो कहलाने लगेगा दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। आगे कार्बन ब्रश तक हो गया है। इसके बाद आता है ब्रश लीड। ब्रश लीड, ये कार्बन ब्रश जो भी
या जिस भी प्रकार की वैद्युतिक शक्ति या विद्युत वाहक बल को आउटपुट युक्ति से अपने अंदर प्रवेश करवाता है, उसे टर्मिनल बॉक्स तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए जिस भाग का प्रयोग या जिस पार्ट का प्रयोग या जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है ब्रश लीड। ब्रश लीड जुड़ी कहाँ होती है देख लीजिए, टर्मिनल बॉक्स। दो चीजें मिल रही है, एक तो मिल रहा है ब्रश और एक मिल रहा है टर्मिनल बॉक्स, लीड बच रहा है। अब ये जो लीड होती है, ये लीड का एक सिरा ब्रश से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा टर्मिनल बॉक्स से जुड़ा होता है। आगे अगला पार्ट हमने शाफ्ट पढ़ा था। शाफ्ट को आसानी से या सरलता से घुमाने के लिए जो पार्ट प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है बुश या बियरिंग। बुश या बियरिंग दो चीजें हैं, बुश और बियरिंग। देखिए, जब छोटी मशीन होगी अर्थात जनित्र कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला होगा या उसकी आकृति छोटी होगी तो वहाँ पर बुश का उपयोग किया जाता है, और जब अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली मशीन होगी या बड़ा जनित्र होगा तो वहाँ पर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जो रोलर बियरिंग होती है। रोलर बियरिंग भी कई प्रकार की होती है, बॉल बियरिंग होती है, रोलर बियरिंग होती है, ऐसे करके मैकेनिकल की चीज़ें हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये कन्फर्म है कि आपके बड़े जनित्र में रोलर बियरिंग प्रयोग होता है और छोटे जनित्रों में बुश का प्रयोग किया जाता है। ये बियरिंग या बुश शाफ्ट को घूमने में सरलता प्रदान करता है या आसानी प्रदान करता है, जिससे शाफ्ट घूम सके और शाफ्ट पर स्थित जो भी भाग हैं वो भी आसानी से घूम सकें। अब बियरिंग की बात आई तो ये देख लेते हैं कि बियरिंग लगी कहाँ होती है। बियरिंग जनित्र में एक पार्ट होता है एंड कवर। एंड कवर दो होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड कवर और दूसरा होता है रियर एंड कवर। दो होता है, एक होता है फ्रंट एंड कवर, एक होता है रियर एंड कवर। ये जो एंड कवर है, इसी एंड कवर में बियरिंग को स्थापित किया जाता है। इसी एंड कवर पर ही बियरिंग को स्थापित किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड कवर और रियर एंड कवर दो चीजें हैं। फ्रंट एंड कवर आपने अभी पढ़ा कम्यूटेटर या स्लिप रिंग। ये दो चीजें पढ़े आप, कम्यूटेटर और स्लिप रिंग्स पढ़े। तो यहाँ पर हम इसको इसलिए लिख रहे हैं, केवल आपको ये समझना है कि कौन सा फ्रंट एंड कवर है, कौन सा रियर एंड कवर है। देखिए, जनित्र में जिस दिशा में कम्यूटेटर या स्लिप रिंग का प्रयोग हुआ होगा, जिधर भी कम्यूटेटर या स्लिप रिंग लगा होगा, उधर लगा हुआ जो कवर होता है वो फ्रंट एंड कवर कहलाता है। बाकी विपरीत साइड में, विपरीत दिशा में जो कवर होगा वो रियर एंड कवर कहलाएगा। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य और है, एक तो हो गया ये बियरिंग को होल्ड करने का कार्य करता है, बियरिंग को स्थिर रखने का कार्य करता है, जिस पर शाफ्ट आसानी से घूम सके। दूसरा कार्य ये होता है कि जो आपका एंड कवर है ये खांचेदार होता है, इसमें स्पेस बने होते हैं, गैप बना होता है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर आ सके, अंदर की ऊष्मा बाहर आ सके, ये खांचेदार होता है। आगे इसके बाद रॉकर प्लेट। रॉकर प्लेट, देखिए सीक्वेंस थोड़ा सा बदल गया। रॉकर प्लेट को हमें पढ़ लेना चाहिए था ब्रश होल्डर के साथ में, क्योंकि सीक्वेंस वहीं पर बना रहता। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आज के ही वीडियो में हमने पढ़ा है
ब्रश तथा ब्रश होल्डर। तो रॉकर प्लेट यह एक अचालक पदार्थ होता है। देखिए समझने का प्रयास करिए कि ब्रश में धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ब्रश होल्डर भी चालक ही होता है। तो ब्रश में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ब्रश होल्डर में भी प्रवाहित होगी। और यदि ऐसा तो है नहीं कि ब्रश होल्डर हवा में लटकता रहेगा, कहीं ना कहीं स्थापित किया जाएगा या कहीं ना कहीं स्थिर रखा जाएगा। तो जहाँ स्थिर रखा जाता है वो होता है रॉकर प्लेट, वो होता है रॉकर प्लेट। रॉकर प्लेट अचालक पदार्थ है। रॉकर प्लेट अचालक पदार्थ है। ये माइका का बना होता है, माइका का बना होता है। अब अचालक क्यों होता है? क्योंकि ब्रश होल्डर तथा मशीन की बॉडी, ब्रश होल्डर तथा मशीन की बॉडी अर्थात कम्यूटेटर या स्लिप रिंग जिधर लगा होगा उसी तरफ ब्रश होल्डर भी लगा होगा। मतलब फ्रंट एंड कवर और ब्रश होल्डर के बीच में अचालकता को उत्पन्न करने का कार्य करता है रॉकर प्लेट। पहला कार्य तो अचालकता उत्पन्न कर रहा है, दूसरा कार्य ब्रश होल्डर को एक स्थान पर नट बोल्ट के द्वारा कसकर स्थिर रखने का कार्य करता है। ये इतने पार्ट आपके जो महत्वपूर्ण थे आज यहाँ पर पूरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने बताया था आपको कि वर्गीकरण भी है, अर्थात जनित्र का वर्गीकरण भी पढ़ना है हमको। वर्गीकरण पढ़ने के बाद हम हानियां पढ़ेंगे। जनित्र का वर्गीकरण जो एक रैखिक चित्र हमने पिछले वीडियो में बनाया था, पूरा एक समरी टाइप में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बार हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। हमारे पास वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला प्रेरण के आधार, उत्तेजना शक्ति के आधार पर, एक्साइटेशन के आधार पर। तो सबसे पहले हो जाता है स्व उत्तेजित और दूसरा हो जाता है पृथक उत्तेजित। जनित्र को दो वर्गों में रखा गया, एक स्व उत्तेजित जनित्र और दूसरा पृथक उत्तेजित जनित्र। सबसे पहले हम पृथक उत्तेजित जनित्र को देख लेते हैं। पृथक उत्तेजित जनित्र वह जनित्र जिसमें चुंबकीय फील्ड को उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य डीसी सप्लाई सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, कहलाता है पृथक उत्तेजित जनित्र। डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक साधारण तरीके से ये चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने के लिए एक कुंडली स्थापित की गई और यहाँ पर एक पार्ट स्थापित किया गया आर्मेचर, यहाँ पर एक भाग स्थापित किया गया आर्मेचर जो विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। ये आपका रहेगा FSH शंट फील्ड और ये हो जाएगा आर्मेचर। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने का कार्य करता है और आर्मेचर विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने का कार्य करता है। यहाँ से उत्पन्न विद्युत वाहक बल ब्रश के माध्यम से लोड पर प्रवाहित होता है, ब्रश के माध्यम से लोड पर प्रवाहित होता है। और यहाँ पर जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता तो पड़ती ही है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न करना होता है तो हम कुंडली में सप्लाई सोर्स को जोड़ते हैं। अर्थात यहाँ पर यदि सप्लाई सोर्स बाह्य युक्ति से प्राप्त किया जाएगा तो वो कहलाएगा पृथक उत्तेजित जनित्र। ये पृथक उत्तेजित जनित्र। देखिए
बैटरी लगी हुई है, बैटरी के द्वारा सप्लाई कहाँ दी जा रही है, शंट फील्ड में या चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाले भाग में। जब इस भाग में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो उसके द्वारा प्रवाहित होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं आर्मेचर तक पहुंचेंगी और आर्मेचर को प्राइम मूवर के माध्यम से जब घुमाया जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाओं का परिवर्तन होगा और यहाँ पे विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी, जो विद्युत वाहक बल सीधे लोड पर प्रवाहित किया जाता है। यदि इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हम बाह्य सप्लाई सोर्स का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाएगा पृथक उत्तेजित। यदि उसी स्थान पर हम स्व उत्तेजित की बात करें तो स्व उत्तेजित जनित्र में बाह्य सप्लाई सोर्स की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल से ही उत्तेजित होता है, इसीलिए इसे स्व उत्तेजित विद्युत जनित्र कहते हैं। ये दोनों चित्र में अंतर क्या है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए इस फील्ड कुंडली के द्वारा हमें बाह्य सप्लाई स्रोत की आवश्यकता पड़ रही है, हमें अलग से डीसी सप्लाई सोर्स को जोड़ना पड़ रहा है, किंतु यहाँ पर हमारे पास कोई बाह्य सप्लाई सोर्स नहीं जोड़ा गया है, अर्थात ये स्व उत्तेजित कहलाएगा और ये पृथक उत्तेजित कहलाएगा। यहाँ पर दोनों में थोड़ी सी कमियां हैं, ध्यान दीजिए। कमी की बात अगर की जाए तो यहाँ पर हमें विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए अलग सप्लाई स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी, एक कमी हो गई पृथक उत्तेजित जनित्र में। यहाँ पर अलग बाह्य सप्लाई स्रोत की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये लाभ हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको लाभ मिला, वहाँ पर हानि मिली, लेकिन यहाँ पर हानि क्या है? यहाँ पर हानि ये है कि हम जब जनित्र को प्रारंभ करेंगे या इस जनित्र से विद्युत वाहक बल प्राप्त करेंगे तो तुरंत जनित्र के प्रारंभ होते ही लोड को नहीं संयोजित किया जा सकता, अर्थात जनित्र सबसे पहले बिना लोड के ही प्रारंभ किया जाएगा, किंतु पृथक उत्तेजित में ऐसी कोई समस्या नहीं होती। तो यहाँ पर ये लाभ हो गया कि हम पृथक उत्तेजित जनित्र को डायरेक्ट या प्रारंभिक अवस्था में ही लोड पर प्रचालित कर सकते हैं, लेकिन स्व उत्तेजित जनित्र को प्रारंभिक अवस्था में लोड पर प्रचालित नहीं किया जा सकता। आगे जब हम बढ़ेंगे तो पृथक उत्तेजित में बस यही इतना ही है, स्व उत्तेजित जनित्र आपका और भी वर्गीकृत होगा। अब स्व उत्तेजित जनित्र में हमारे पास 3 जनित्र मिल जाते हैं, 3 जनित्र। एक मिलता है सीरीज, दूसरा मिलता है शंट और तीसरा मिलता है कंपाउंड। समय अधिक हो रहा है, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि क्लास वीडियो भी अगर लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में थोड़ी सी उबन महसूस होती है। तो बाकी वर्गीकरण के जो भी पार्ट बचे हुए हैं इसे हम अगली वीडियो में आप लोगों को समझाने और बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।